मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध भड़क गया है। लगभग 20 दिन पहले जब इन दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था तो पूरी दुनिया ने बहुत राहत की सांस ली थी और ऐसा लग रहा था कि अब मामला बन जाएगा। हालांकि अभी दूसरे दौर की बातचीत होनी थी और पहले दौर की बातचीत में वे मुद्दे स्पष्ट नहीं हो पाए थे, सुलझ नहीं पाए थे जो इनके सबसे उलझे हुए मुद्दे थे। इस बीच में चलिए बातचीत होती रही, एक दूसरे के प्रति बयानबाजियां होती रहीं, लेकिन अंततः अब वह युद्ध भड़क गया है। तो आज मैं इसी विषय पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, इस युद्ध में आप ईरान के बयान को देखिए और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को देखिए। ये जो बयान है आपके जनरल स्टडीज़ मेंस के 4th पेपर के लिए मददगार होंगे। दोनों लीडर्स हैं, दोनों समस्याओं से जूझ रहे हैं और वे समझौते की बात कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि समझौते से पहले आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि भाषा पर नियंत्रण ही समझौते के वातावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि ट्रंप महोदय ने कभी भी अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रखा, यहाँ तक कि बीच बीच में वे धमकियाँ भी देते रहे हैं, बाकायदे धमकियाँ देते रहे हैं। और अभी जैसे कि उन्होंने कह दिया कि जो ईरानी जो लोग हैं वो बीमार मानसिकता के हैं और इनके साथ बातचीत करना वक्त की बर्बादी होगी और अब ईरान हमारे कहर को झेलेगा। जब आप इस तरह की बयानबाजियां करते हैं तो सीधी सी बात है कि सामने वाला भी उत्तेजित हो जाता है। और फिर जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो देखिए इसके जवाब में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि धोखा देना अमेरिका की फितरत है, लेकिन ईरान अपना हक लेकर रहेगा। इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। तो आप कल्पना करके देखिए, क्या इससे सही मायने में शांति समझौते के वातावरण का निर्माण हो सकेगा? ये 4th पेपर में काम आएगा आपके। और मुझे लगता है कि यदि कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा कुछ ही समय के बाद होनी है, तो आपको ज़रूर इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, आइए उन पर थोड़ी सी बात करते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वह होर्मुज को लेकर है और होर्मुज को लेकर के यह समस्या अभी 1-2 दिन की समस्या नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो शांति वार्ता के बाद से ही इस समस्या ने जन्म ले लिया था। और आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उस समय भी होर्मुज के कुछ जहाज़ों पर ईरान ने अटैक किया था। तो लोग दंग रह गए थे कि ये क्या हो रहा है। और दरअसल जो ईरान ने अटैक किया था उसका कारण क्या था, मुझे लगता है कि यह आपको ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि उसका कारण अमेरिका उतना नहीं था जितना कि ओमान का प्रवेश था। ओमान ने इसी बीच में एक नए रूट को ओपन कर दिया, एक नया रूट खोल दिया। और जब ओमान ने नया रूट खोल दिया तो इससे तनाव की स्थिति बन गई। ओमान ने जो तेल के टैंकर होते हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समर्पित एक वैकल्पिक समुद्री कॉरिडोर का ऐलान किया और ईरान चेतावनी दे रहा है कि नहीं आप इसे खोलेंगे नहीं, आप इसे खोलेंगे नहीं। लेकिन ओमान ने उसे ओपन कर दिया और जो तेल के टैंकर थे इस वैकल्पिक रूट से गुजरने लगे। ओमान इस पर कोई टोल वसूल नहीं कर रहा था। अब आप देखिए कि इससे ईरान को नुकसान होने लगा, क्योंकि ईरान अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो होर्मुज का रोड खोल देगा तो उसे उस पर टोल वसूल करने का अधिकार नहीं होगा। वो टोल वसूल करने की जिद पर अड़ा हुआ है।
तो अगर ओमान ये रूट खोल देता है, खुला ही रखता है, तो सीधी सी बात है कि जो ईरान की ताकत है इस मायने में एकदम से कमज़ोर हो जाएगी। ईरान ने यहाँ से जो टैंकर गुजरते थे उनको बार बार चेतावनी दी कि वे उस रूट से न जाएं, और यदि वो हमारे द्वारा निर्धारित कॉरिडोर से बाहर जाएंगे तो उन पर अटैक किया जाएगा। और सच बात यह है कि उन्होंने ऐसा किया भी। ईरान ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क शामिल हुआ है, और जो हमारे ट्रंप महोदय थे वे इसे नकारते रहे। नतीजा यह हुआ कि अभी वर्तमान हमारे सामने उपस्थित है। दोस्तों, जो दूसरी बातें हुई हैं, जो शर्तों की जो बातें थी, वे भी अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हैं। संवर्धित यूरेनियम के बारे में ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ईरान इसे छोड़ने को तैयार नहीं है कि अब हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन देखते हैं इस पर आकर के आगे क्या बातें होती हैं। लेकिन ईरान ने युद्ध के हर जाने के रूप में 28 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी, जो शांति समझौते में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन पेच इस बात पर फंस गया कि ये 28 लाख करोड़ रुपए देगा कौन। अमेरिका का कहना था कि ये जो 28 लाख करोड़ रुपए की ईरान की मांग है इसे खाड़ी के देश देंगे, लेकिन सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत ने इससे देने से इनकार कर दिया था। वे इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये रकम अमेरिका दे, और अमेरिका कह रहा है कि यह रकम खाड़ी देश दे। तो सीधी सी बात है कि यह मामला भी ज़बरदस्त रूप से फंस गया था। तो ईरान शुरू से ही इसको लेकर के संदेह में था। और दोस्तों, यहाँ आपको जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से और इंटरनेशनल रिलेशन को अपडेट करने की दृष्टि से एक इस तथ्य की भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो टर्की की राजधानी अंकारा है वहाँ नाटो देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी वहीं मौजूद हैं। वहाँ उन्होंने साफ तौर पर स्पेन के साथ अपने तनाव की चर्चा की है, और स्पेन के साथ अपने सारे व्यापार को रोकने का ऐलान कर दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि स्पेन ने ईरान युद्ध में अमेरिका को अपने नेवल बेस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। स्पेन नाटो का सदस्य राष्ट्र है, तो सीधी सी बात है कि उसे हमारी बात सुननी चाहिए। तो ट्रंप जी स्पेन से भी नाराज़ हैं, और साथ ही साथ इटली से भी बहुत ज़बरदस्त रूप से नाराज़ हो गए हैं। दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो नाटो से संबंधित है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से वे नाटो के प्रति बहुत ही नकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं, और इसको लेकर के जो नाटो संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं वो थोड़े से परेशान भी हैं। अब हम भारत की ओर चलते हैं। खाड़ी युद्ध फिर से शुरू हो गया है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि होर्मुज में अभी लगभग 350 टैंकर फंसे हुए हैं, और उस पर 6000 लोग मौजूद हैं, क्रू मेंबर्स हैं। 350 टैंकर जहाज़ जो तेल से भरे हुए हैं। हमें नहीं मालूम कि उसमें भारत के टैंकर कितने हैं, लेकिन 2 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए, इस सारे के सारे सिस्टम को समझने के लिए। पहली बात तो यह है कि युद्ध के शुरू होते ही तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कच्चे तेल की कीमत एक ही दिन में 6% से ज़्यादा बढ़ गई। अब उसकी कीमत बढ़ कर के $79 प्रति बैरल पहुंच गई है। अब देखिए कि चूँकि तेल की कीमत बढ़ गई है, हम लगभग 80-85% तेल आयात करते हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए हमें डॉलर देना होता है। तो उसका प्रभाव तुरंत ये पड़ा कि हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर गई। इकोनॉमी इस तरीके से काम करती है, और हमारा जो रुपया है वो 63 पैसे टूटा, गिर करके उसकी कीमत हो गई है 95 रुपये 59 पैसे। खैर ये डेटा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि रुपए की कीमत गिर गई जो धीरे धीरे थोड़ी सी संभलने लगी थी। और दूसरा प्रभाव ये हुआ कि चूंकि अब तेल की कीमतें बढ़ गई हैं,
तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो उसकी मांग कम होगी। जब उसकी मांग कम होगी तो कंपनियों का जो लाभ है वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। इसलिए इसका हमारे शेयर मार्केट पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा और हमारा जो सेंसेक्स है वो एक ही दिन में 1677 पॉइंट गिर गया। 1700 पॉइंट का गिरना अपने आप में काफ़ी बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, अब हमें नहीं मालूम है कि अब जो ऊंट है वह किस करवट बैठेगा, आगे जाकर के अब कैसे बात बनेगी। आप कह सकते हैं कि अब फिर से पूरी दुनिया की जो सांसें हैं वे उलझ सी गई हैं, रुक सी गई हैं, क्योंकि जो ये संकट है ये रूस और यूक्रेन की तरह का संकट नहीं है कि केवल दो देश और आसपास के देश ही इससे प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि होर्मुज जल डमरूमध्य के कारण इसका जो दुष्प्रभाव है वो दुनिया के बहुत सारे दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है, जिसमें डेफिनेटली हम तो हैं ही, लेकिन हमने उसे अपने लेवल पर काफ़ी कुछ सुलझा भी लिया है। हम उतने बड़े संकट में नहीं पड़े हैं जितने बड़े संकट में दूसरे देश पड़ चुके हैं। तो ये हमारे एक राजनीतिक नेतृत्व की आप कह लीजिए कि विशेषता है। तो इसे आप एक प्रकार से हमारे राजनीतिक नेतृत्व की विशेषता या सफलता कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।